बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में हुकूमत के इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस जो नशिस्तें थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2023 और 24 का बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अगर सूबे को हकूक ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, इस हवाले से जो है नंबर गेम पर क्या असर पड़ेगा? कोई बड़ा इशू नहीं है। सस्पेंड हो गई हैं सीट्स और उसमें जो हतमी फैसला है वो इसका मेरे ख्याल से 2 तारीख को शायद होगा। लेकिन मुल्क की मजमूई सियासत पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 7 से 8 और 8 से 9 वाली खबरें सारी। असल जो बात है वो ये है कि मईशत, सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट, और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है वो तवज्जो अब होनी चाहिए सबकी मईशत पे, महंगाई, करप्शन स्कैंडल्स, ठीक है, एहतसाब और ऐसे कवानीन जिनके तहत जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुल्क के अंदर एक लॉ बने, कवानीन बने, और वो ऐसे भी ना बने कि कोई मतलब आप सीधा, मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जो ब्लैक इकॉनमी पे तो मुल्क चल रहा है कि अभी मुझे नहीं पता ये मैं इस पे बात का 2-3 लोगों से मैंने पूछा कि ये क्या है भाई, 100 ग्राम रोटी और 140 ग्राम रोटी, कैसे रोटी का साइज़ कैसे? तो मुझे तो जवाब नहीं मिला। 2-3 मैं होटल पे चक्कर मार के आया कि रोटी का कैसे, मतलब किलो भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा जी वो पेड़ा जो होता है ना। तो मैंने कहा अच्छा पेड़े को पहले पेड़े को नापा जाता है? मैंने कहा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये 100 ग्राम यानी ये तो बहुत ही छोटा सा कोई वो होगा ना इसका कोई, उसमें पेड़े को नाप के फिर कैसे ये तय कैसे होता है? उन्होंने कहा जी वो पतली रोटी होती है, बस वो बन जाता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार ये मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि 100 ग्राम और 140 ग्राम, मतलब 125 ग्राम, 135 ग्राम, 140 ग्राम, लेकिन अब ये बस ठीक है। अच्छा, इशू ये है सारा कि लेकिन जो मेगा स्कैंडल्स है, गंदम स्कैंडल या बाकी स्कैंडल्स आने वाले दिनों में वो, और उसके बाद फिर मईशत। बाकी देखें, डेमोक्रेसी हमेशा नॉइजी होती है, नॉइजी, बहुत नॉइजी होती है, और जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में वो नॉइजी हैं। मैं डेमोक्रेटिक बंदा हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ से, बहुत ज़्यादा मेरी स्टूडेंट लाइफ का जिन लोगों को पता है, मैं प्रॉपर मतलब अच्छा खासा मैं, ठीक है ना, एक्टिव रहूँ। तो बात ये सारी कि ये डेमोक्रेसी हमेशा नॉइजी होती है। अच्छा, और जो उसमें हमेशा जो है ना वो एक मरहला होता है जिस मरहले को बस क्रॉस नहीं करना होता। नहीं, नारे लग रहे होते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ में जो है ना वो सुर्ख है, एशिया सुर्ख है, आगे से वो दूसरा लग रहा होता था इधर उधर, लेकिन कोई वायलेंस आया तो फिर वो लाइन क्रॉस हो गई, वो वहीं पे जनाब इंटरवीन किया सबने। तो बहुत सारी ये कि ये जो है ना नॉइसी होती है डेमोक्रेसी, और उसको ऐसे ही देखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे, ये जमहूरियत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है ना, अभी कुछ अर्से पहले आई है। तो एक जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि एक सिस्टम टूट रहा है दुनिया में, एक सिस्टम नया जन्म ले रहा है, लेकिन वो जो सिस्टम है अब उस पर बहस होगी कि वो सिस्टम जो है उसमें क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान को देखेंगे ना, हम दूसरे मुल्कों को एज अ मॉडल ले सकते हैं, तो हमें ऐसे नज़र आएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे आप यूएई को देखें। यूएई जो है वो उनकी अब आप जाएं, आज से 10-15 साल पहले नहीं, अब आज के आप उनके एयरपोर्ट्स पे जाएं और उनके ऑफिसेज में जाएं, तो इस पूरे अरसे में जो उनकी यंग जनरेशन है यूएई की, वो हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड आपको नज़र आएगी। हाँ, वहाँ पे आपको लोग जॉब्स करते नज़र आएंगे, दूसरे मुल्कों के सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल है सारा, वो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नई चीज़ें, तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। मतलब वहाँ पर एक बंदा सो जाए जो कि जिसके हाथ में जो है वो सारा
एमिरेट्स का और इत्तेहाद का ऑपरेशन पॉसिबल है। अभी आप देखें वहाँ पे तूफान आया, बारिश में उन्होंने संभाला जैसे तैसे करके। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब इसमें वहाँ पर जमहूरियत है, वहाँ पे क्या है सिस्टम, कैसे है, सऊदी अरेबिया में क्या। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुल्क सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है ना, मुल्क सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, या फटे ही हो रहे हैं हर वक्त। और पाकिस्तान जो है उसमें आप ये देखें, जैसे मैंने कल भी बात की कि अब ये आपके इश्यूज जो हैं वो हैं मईशत। तो मईशत पे आपको बंदा, पार्टियां जो हैं वो अपना प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक यानी 1 2 3 शख्सियात ऐसी रखें जो कि उनके शेडो फाइनेंस मिनिस्टर्स हों, कि वो ऐसा ना हो कि जनाब पार्टी आ जाए और उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, जो अभी सूरत हाल है। तो आपको औरंगजेब साहब को लाना पड़ा औरंगजेब साहब को। और वो मतलब मैंने अभी कल भी बात की थी कि मैं कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन मैंने कोई तनकीद नहीं सुनी उनके बारे में आज तक। अच्छा, अब मसला ये है कि, और मैं मतलब एक होता है ना कि फील गुड, कुछ भी नहीं सुना उनको, आराम से अपना काम कर रहे हैं वो। इशू ये है सारा कि आप राइट मैन और राइट जॉब लाए आप और बिठा दिया, अब काम हो रहा है, मुल्क चल रहा है। हाँ, महंगाई कैसे होगी, ये क्या होगा, वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं मीडिया से, बात भी कर रहे हैं, इधर उधर सारा देख रहे हैं। मसाइल बहुत हैं, बहुत मसाइल हैं ना। अभी तो नहीं आप औरंगजेब साहब से मैं कहूँ कि जी 1 महीने के बाद जो है वो सारे मुल्क की मईशत खड़ी हो जाएगी अपने पैरों, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये होता है ना, इसको यार ये नहीं आता, इसको ये वजारत दे दो, इसको ऐसा है कि इसको इतला से उठा के इसको ये दे दो, इसको यहाँ से उठा के उधर दे दो, इसको ये उठा के इधर दे दो, किसी वो सारा बस एक काम आना चाहिए कि जी। और ये मतलब मैं सारे पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, इसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों को मैं शामिल कर रहा हूँ कि बस यार माल पानी आना चाहिए, बाकी काम हो ना हो। तो जब तक आप ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मुझे ऐसा ये फील हो रहा है, और मुझे आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा बड़ा ये एक एहसास हो रहा है कि ग्रेजुअली जो है ना, ग्रेजुअली हम वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम जाए ना जाए, हालात हमें ले जाएंगे खींच के दुनिया के हालात ऐसे हैं, हमें खींच के ले जाए, खींच के नहीं हो तो पकड़, हम नहीं जाएंगे ना कि बच्चे चलो अगर दुनिया में रहना है ना तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब रहो, ताकि उनसे बात हो सके। तो ये जो है ना, अब देखें इस वक्त मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में कौन उठा रहा है? मुनीर अकरम साहब। अब मुनीर अकरम साहब जो हैं उनको आप किसी पार्टी से लिंक नहीं कर सकते, वो एक मंझे हुए सफारतकार हैं, उनको आप किसी पार्टी से लिंक नहीं कर सकते कि यार ये जो है ना, मतलब दूर तक शायबा भी नहीं है। और हमारे और बड़े सफारतकार गए हैं अभी, रियाज खोकर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और बड़े लोग हमारे, वो पार्टियों से एफिलिएट नहीं होते, वो मुल्क से होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हों जो कहें कि भाई एक मिनट, सियासत वियासत से यार हमें दूर रखो, ये मुल्क के लिए जो है ना, तो ऐसे लोग होना ज़रूरी है। या ये कि पॉलिटिक्स में भी हों लेकिन अपने काम के माहिर हों कि यार हम ये काम जो है ना अच्छा कर लेते हैं और करप्शन के बगैर करते हैं, ताकि हम बाहर से लोग आए ना हमारे पास। आप तस्वीर कर सकते हैं दुबई में कोई आदमी जाए और जाके कहे कि मैंने ये यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी हो, दुबई वाले कहें कि हमें ज़रा पहले कट दो ना, इतना हमें कमीशन खिलाओ ना हमारे फलाने, सवाल पैदा नहीं होता। वो आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना जहाँ से लोग आते हैं पूरी दुनिया से कि यार यहाँ ऑप्शंस बहुत है ना, टर्की में इन्वेस्ट करना है कि यूरोप में करना है कि यूएई में करना है कि कतर में जाना है, सऊदी अरेबिया, तो दुनिया खुल रही है, ये चाइना में जाना है या कहाँ। तो आप ग्रेजुअली आपको करना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे कि लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करें, और उसके लिए एक पॉलिटिकल आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ये पार्लियामेंट में आ जाए तो आ जाए। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि आपका क्या, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं इस पर मतलब है कि मैंने कहा बात सुने, मसला ये है कि इस पार्लियामेंट में तो बहुत ऑप्शन है, पिछली पार्लियामेंट में कम थे, इसीलिए वो सारा तहरीक अदम एतमाद और इधर उधर सारा गड़बड़। ये तो बहुत ही कच्चे धागों पे है ना, 45-47 2-4 फॉर्म आए, इधर उधर हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा फिर किसकी इस पार्लियामेंट में किसकी हुकूमत बनेगी? मैंने कहा पीटीआई।
बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, उनको ऑफर हुई, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं बनाना चाह रहे इसमें, तुम्हारे ये वो असेंबली टूट गई, फिर दोबारा मुल्क आगे जनाब। मतलब देखें, इशू ये कि रियासत जो है ना, इस रियासत 3-4 चीज़ें तय हैं, और ये तय हुई थी कराची ऑपरेशन के। एक तो ये कि मुल्क बंद नहीं होगा, कराची बंद नहीं होगा, कराची बंद नहीं होगा। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस है, जराइम होते हैं, चीज़ें हो रही हैं, बढ़ रहा है दोबारा ये क्राइसिस, जो सड़कों पे बेचैनी, और इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल अनरेस्ट है ये सारा। लेकिन कराची बंद नहीं हो रहा। ये नहीं कराची कॉल आया और 250 बंदा मर जाए रात को, ऐसा नहीं है। और इसी तरह मुल्क बंद नहीं हो रहा, एहतजाज हो रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन उसको भी एक लिमिट तक। ये नहीं हो कि पुलिस वाले जो हैं वो बिल्कुल तसादुम हो जाए और मुल्क में अंदर एक अदम इस्तेकाम की कैफियत नज़र आए। बाकी जमहूरियत नॉइज़ी है, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें यह है कि उसमें अब देखें ना, ये जो हुकूमत है मजबूत बहुत है, बहुत मजबूत है, लेकिन खुद इनको भी पता है कितने मजबूत है। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब नहीं है ना, तो ऑलमोस्ट माइनस ऑल की तरफ है ना, IPP और ये सारे 85 के। तो मतलब ठीक है, जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा ठीक काम करेंगे। देखें ना, सबसे पॉपुलर, इस पर कोई शक नहीं है ना, सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली, यानी अगर कहा जाए वो मैं उस बात पे नहीं जा रहा जो DJSPR ने कहा, लेकिन पॉपुलर जमात सबसे ज़्यादा उनके साथ हो गए। ये तो बिल्कुल कच्चा धागा है ना, 45 साल। होता उस वक्त है, मैं बताऊँ आपको, कमाल की बात ये है, होता उस वक्त है जब आपको यकीन हो कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ, उसी वक्त होता है। आप जो है ना जबरदस्त हो जाते हैं, आपको यकीन होता है कि यार एक मिनट हमारे बगैर तो चल नहीं सकता मुल्क। ओ भाई, मुल्क में चलना होता है, मुल्क चलते हैं, रियासतें चलती हैं, वो नागुज़ीर नहीं होते। लोग कहते हैं ना मेरे बगैर मुल्क, मेरे बगैर कैसे चलेगा। वो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं बादशाहों की और बड़े बड़ी शख्सियात से, तो मुल्क रियासतें चलती हैं आगे। तो ये अब कैसे खान साहब के साथ होंगे मुज़ाकरात, कैसे होंगे, आरिफ अलवी साहब आए हैं दरमियान में, वो ज़ाहिर है वो कोई रोल प्ले करेंगे, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। समझदार, मतलब समझदार से मुराद ये कि मतलब है कि मेरे ख्याल से खान साहब को सबसे ज़्यादा जो समझने वाली शख्सियात में से साबिक सदर भी रहे हैं, वो दरमियान में आए हैं, वो कैसे रोल प्ले करते हैं, क्या करते हैं आगे, तो बैठेंगे, ये चीज़ें चलेंगी आगे। लेकिन ये नॉइज़ी है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ये होता है ना, उसने एक रात को कह दिया, उसने जलसे में ये बात कर दी, वो हो गया पैनिक। नहीं, ऐसे ही होता है, नॉइज़ी, ऑलवेज नॉइज़ी ना। तो थोड़ा सा वो इसको सुकून चैन से, हाँ बस ये मुल्क के इश्यूज़ को जहाँ पर ये फीलिंग आने शुरू हो जाए बाहर में कि यार ये तो स्टेबलाइजेशन, क्या डिस्टेबलाइजेशन है, फिर रियासत रिएक्ट करती है। तो बाकी ये है कि ठीक है, अब ये जो मामलात हैं अदालतों में क्या होता है आने वाले दिनों में, ट्रिब्यूनल्स अब एक इकोसिस्टम में बैठे होते हैं ना, खास तो आप उसको खास उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसमें होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या। तो वाइडर पिक्चर में आप देखते हैं ना, रियासत, मुल्क कैसे रिएक्ट, कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, तो फिर आपको फीलिंग होती है कि आप एक बड़े पाकिस्तान है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ऐसे हो रहा होता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अंदर क्या खबरें आ रही हैं, ख़राब तो बहुत इमेज ख़राब तो नहीं हो रहा, ठीक करना है इसको, कैसे करना है, ये फिर इश्यूज़ बनते हैं। तो हमारे सियासतदानों को इदराक होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई, वो मामला तय करेंगे। उनकी देखें ना, शहबाज शरीफ साहब वगैरह से के साथ भी तो काम किया है ना उन्होंने, तो वो मतलब ब्रिज बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो मतलब ये चलेंगी ये चीज़ें। मतलब इससे बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब हमें पैनिक हो सकता होना चाहिए, जो असल इशू मीशत का है कि हमने कैसे IMF के मामलात और गरीबों को कैसे, और वो मैं उस बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि जब तक आप ये अकाउंटेबिलिटी और ये आप विच हंटिंग, पॉलिटिकल विच हंटिंग से नहीं हटेंगे, ठीक है ना। जैसे ये राना सनाउल्लाह साहब, यानी उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी, राना सनाउल्लाह साहब अभी किसी दुनिया की अजीब तरीन, मैंने खान साहब से एक ही काम लिया उनके पूरे दौर में, वो आप लोग सुन के परेशान होंगे। खान साहब से ज़िंदगी में मैंने एक ही काम कहा, उस जरदारी साहब को मैं गया मिलने और मैंने उनसे कहा कि ये जरदारी साहब को वाकई हार्ट का मसला है भाई, खुदा का वास्ता, ये जो AC उतारने की बात करो। लोग कहेंगे अरे खान मुझे कहते हैं बाद में कि आप यह मुझे बता रहे हैं एजेंसी वाले, तो जरदारी साहब से मिले। वो मैंने कहा खुदा के बंदे, वो उनको वाकई में मारे, वो
तो नवाज शरीफ, तो मैंने कहा वाकई वो बीमार है यार, खुदा का वास्ता। कहते हैं नहीं यार ये करते हो। मैंने कहा भाई वो कभी कभी करते हैं इस तरह के, वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं कुछ, मगर मुझे पता है उनका हार्ट का वाकई इन रियलिटी इशू है। कई देखें ये जो हैं हमारे कितने कैंसर सर्वाइवर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर, मतलब कैंसर हुआ है उनको, तो सेहतमंद है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है कि उनको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देखें जहांगीर तरीन साहब, बेशुमार लोग हैं शो नहीं करते अपनी बीमारियां, वो स्ट्रॉन्ग शो करते हैं, बीमार होते हैं कई दफ़ा, वो मतलब बन भी रहे होते हैं, कई दफ़ा होते हैं बीमार, तो वो बीमारी पे हमेशा, जैसे बेगम कुलसूम नवाज साहबा का लिम्फोमा का कुछ भी नहीं है उनको भाई, वो जिनको पता है लिम्फोमा का, मेरे ख्याल से नॉन हॉजकिन लिम्फोमा था जो भी, उनको पर वो मतलब एक बहुत, वो ऐसे नहीं है कि कोई ट्यूमर आपको मतलब या कोई बहुत एनीवे। तो ये देखते हैं कि मुल्क आगे इंशाल्लाह कैसे बढ़ता है, लेकिन एक बड़ा महाज खुल गया, एक बड़ी जंग छिड़ गई है, और इसमें रीजन के हालात के ऊपर हमें देखना है कि अब इसमें से पाकिस्तान बतौर पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। मतलब हम भी पाकिस्तान में बैठे हैं, मगर देख हम पाकिस्तान को दूर से दे रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान कैसे इसमें एक्ट करता है, कैसे क्या कर रहा है, गलती तो नहीं कर रहा कहीं, फॉरेन पॉलिसी पे गलती नहीं कर रहा अभी तक, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी पे गलती नहीं कर रहा पाकिस्तान, बिल्कुल सही जा रहा है, टाइम वहाँ से ना निकल जाए, बस ये है कि लेट ना हो जाए कुछ जगहों पे। जैसे मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि, और एहसास क्या होता है और शायद हो रहा है कि हम वो जो 5th रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हम गुजर रहा है, ठीक है, तेज़ी के साथ। और ये बेल्ट एंड रोड में आपको पता है ना कि बेल्ट एंड रोड के अंदर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो डिजिटल है ना, हाईवे, मतलब ये कोई खाली सड़कें और समंदर नहीं है, डिजिटल है पूरा। तो वो जो है मुझे शिद्दत से एहसास है कि 5G और दुनिया 6G पे जा रही है, तो कहीं हम इसको मिस ना कर जाएं। बाकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अब ये देखें ना, अब ये एक इशू खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान इसमें ठीक है। इसमें इशू ये है कि रफ़ा पे अटैक हो गया। रफ़ा पे अभी हम जब बात कर रहे हैं तो इसराइल ने अटैक कर दिया। 10 लाख से ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं, बच्चे, औरतें, ज़ख्मी, ये सारे लोग रफ़ा में हैं। और रफ़ा वो जगह है जो कि बिल्कुल, हम बहुत दफ़ा नक्शे में भी बता चुके हैं कि बिल्कुल जो जनूब है गज़ा का, और ये वो गांव है जो कि तकसीम हो गया था मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान। अब वहाँ पे अटैक हो गया, और ये जो अटैक है इसमें अब एक सिचुएशन ऐसी है कि जॉर्डेनियन प्राइम मिनिस्टर और उनकी इजिप्शियन प्रेसिडेंट जनरल सीसी से मुलाकात आज हुई है, और उन्होंने इसको डिस्कस किया है कि इसको अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि ये रफ़ा का जो अटैक है, अब ये जाहिर है कि इजिप्ट के लिए इस वक्त एक मतलब सारे मुल्कों के लिए एक इस वक्त ये है, क्योंकि बाइडन, वो टॉक्स ख़त्म हो गई थी, कल टूट गई थी रात को, और वो उसके ऊपर वो उनकी जो बात थी वो फिर वहाँ से इसराइल ने कहा नहीं, और वो वहाँ से मूव कर गए। CIA चीफ भी चले गए, विलियम बर्न्स जो रोल प्ले कर रहे थे, और हमास का डेलीगेशन भी चला गया कायरो से, तो कायरो खाली हो गया, और अभी जो है वो यहाँ पे अटैक हो गया। अच्छा, अब ये सूरत हाल जो है, इसमें आज 10 तारीख है, तो आज वोटिंग भी होनी है थोड़ी देर में, अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग होनी है फ़लस्तीन के हवाले से। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जनरल असम्बली जो है, ये नॉर्मल तरीका नहीं है किसी नए मुल्क के बनने का। ये मैंने कल भी बात की थी, उनको हकूक़ हासिल हो जाते हैं बहुत सारे। मिसाल के तौर पे वो उनको एक जनरल हॉल जो है असम्बली का, जनरल असम्बली का, उसमें वो बैठ जाते हैं आके, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट नहीं होता, हकूक़ बहुत सारे मिल जाते हैं, वोटिंग राइट नहीं होता, फुल मेंबरशिप नहीं मिलती। तो फुल मेंबरशिप क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में लास्ट टाइम वीटो कर दिया था अमेरिका ने, शायद अभी भी कर दे, लेकिन ये आज करारदाद मंजूर होगी तो एक कदम और उनका बढ़ेगा आगे। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उन्होंने बंद कर दिया, ये कहा कि वेपन्स बंद कर रहे हैं हम। अच्छा, नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने ये कहा, डॉक्टर फिल हैं वहाँ पे, एक डॉक्टर फिल के नाम से एक शो करते हैं, बड़े पुराने हैं, तो
उनको इंटरव्यू दिया उन्होंने प्राइम टाइम शो में अमेरिकन मीडिया पे, और उसमें जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ये कहा कि हम अपनी उंगलियों के नाखूनों से इसराइल का दिफा करेंगे, हमें असला नहीं भी दिया गया तो। और हम जो है वो एग्जैक्ट ये वर्ड उन्होंने यूज़ किए कि और उन्होंने कहा कि 1948 में कौन सा हमें असला दिया था किसी ने जब हम लड़े थे, यानी क्योंकि 76 साल मुकम्मल होने वाले हैं इसराइल के क़याम को। तो उन्होंने कहा 1948 में किसने असला दिया था हमें, हम लड़े थे तो हम फिर लड़ेंगे। अब मसला ये है कि ये जो है इसको इजिप्ट कैसे लेता है, इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। इजिप्ट कैसे लेता है इसको, जो है वो जॉर्डेनियन। अच्छा, साथ ही CNN ने आज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाये की है। CNN ने, जो मुस्तकिल चल रही है पूरी दुनिया में, अगर आप जाएं एयरपोर्ट्स पे या हर जगहों पे, इवन जहाज़ों में अब तो CNN और BBC अमूमन आपको हर एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे तो यही चैनल नज़र आते हैं, या होटल्स में पूरी दुनिया के। तो CNN जो है उसने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वो दिखा रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये गज़ा के बॉर्डर से ये दी तैमान का जो इलाका है उनके सहरा में, नेवर डेजर्ट में, तो 18 मील दूर यहाँ पे एक बेस में जो है वो सैकड़ों लोगों को रखा गया था, जो गज़ा से उठाया जा रहा है, तो वहाँ पे रखा जा रहा है डेजर्ट में। और फिर उन्होंने साथ ही उसको उसकी पिक्चराइजेशन भी की है कि उनको बिस्तरों के साथ जंजीरों से बांध के, ये CNN का हम अगर लिंक दे दें स्टोरी को, किसी ने देखना हो तो ये बिल्कुल, ये 6th स्लाइड अगर हम दिखाएं, स्टेप डाउन ब्लाइंड फोल्डेड हेल्ड इन डायपर्स इसराइली विसल ब्लोअर्स डिटेल अब्यूज ऑफ पैलेस्टीनियंस इन शैडोई डिटेंशन सेंटर। ये CNN है, CNN, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लोग रिहा होके आए हैं वहाँ से, या कुछ अंदर के जो लोग, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा ये हुआ है। और वहाँ पर जो है वो कई दिन तक जो है वो लोगों के आँखों पे पट्टियाँ और उनको बिल्कुल बेलिबास करके, और उनके ऊपर बिल्कुल जैसे अबू ग़ुरैब जेल टाइप जो है हालात, और वो सहरा में। और वहाँ पे डॉक्टर्स जो काम कर रहे थे शिफा हॉस्पिटल में या बाकी जगहों पे, उनको भी, नर्सिंग स्टाफ को भी, बाकी कई ऐसे लोग जिनको मुर्दा तस्वुर किया जा रहा था, वो उधर उनको ले गए थे उठा के और उनको टॉर्चर करके, और कुछ उसमें जो छूट गए और कुछ जो है। तो ये पूरी एक जो है ये आज CNN के ऊपर ये एक पूरी डॉक्यूमेंट्री चल रही है। ये एक तस्वीर लीक हुई है, ये एक तस्वीर लीक हुई है, और उस तस्वीर ये उन्होंने एग्जैक्ट उसका दूसरा नक्शा CNN दिखा रहा है, और ये जो तस्वीर है ना, ये रियल पिक्चर लीक हुई है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये CNN पे चल रही है, अमेरिकन मीडिया। प्रेसिडेंट बाइडेन एक्सट्रीम प्रेशर में है कि भाई एक मिनट, ये क्या हुआ। अच्छा, इसराइल जो है वो ये कह रहा है कि जी आज जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं जिसमें शदीद मज़म्मत होगी इसराइल की, शदीद मज़म्मत होगी, लेकिन उसकी वजह से इसराइल के असलहे पे शायद कोई असर नहीं पड़, मतलब वो रिपोर्ट में ऐसा होगा कि वो असलहा जो है वो गलत नहीं इस्तेमाल हुआ। मतलब बहुत मज़ालिम ढाए हैं इसराइल ने, बहुत बुरा किया इसराइल ने, क्योंकि वहाँ पर जो इसराइल की लॉबी है वो बहुत ज़्यादा, यानी जो बाइडेन इंतज़ामिया है ना, वो दो तरफ से आ गई है प्रेशर में। वो ना मुसलमानों को मुतमईन कर पाए हैं और ना ही इसराइली लॉबी को। मतलब इसराइली लॉबी समझ रही है कि ये मुसलमानों के साथ हैं, और मुसलमानों का कहना ये मुजाहिरे हो नहीं कि आपने क्या किया, तो वो कहीं बीच में, वो उनकी प्रेसिडेंसी जो है वो कहीं फंस गई बीच में। अच्छा, और हिलरी क्लिंटन जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल इसराइल की फेवर में कर रही हैं ताकि वो इसराइल की लॉबी ना निकल जाए हाथ से। तो उसके बाइडेन कुछ भी करते हैं तो वो एक अजीब एक इशू खड़ा हो रहा है वहाँ पे, वो दोनों तरफ फंसा हुआ है अमेरिका, और बाइडेन इंतजामिया फंसी हुई है, और ट्रंप इस पर बात नहीं कर रहा है अभी। उनको ज़रूरत भी नहीं बात करने की, वो जो बात करनी होगी तो करेंगे, अभी तो वो केसेस वैसे भुगत रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा इशू बन जाएगा ना आने वाले दिनों में। ये जो रशिया में भी उधर अच्छा खासे तेज़ हो गई जंग, उस पर बात अभी करते हैं, लेकिन ये पहले ये मसला।
अच्छा, इसके ऊपर जो है वो तो इसके ऊपर अब सफारती तो सारे मामलात हो गए। अच्छा, अमेरिका ने ये भी गालिबन कह दिया कि भाई हमने तो पूरी कोशिश की है। ये देखें, अब अरब मुल्कों ने कमिट किया, अमेरिका, वो जो बात कहते हैं ना कि अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है ये सारा मामला। अगर ये जंग यहाँ अब ये इंगेज हो गया, अमेरिका अब यहाँ पे इंगेज हो गया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे आपको आना चाहिए, जो कि ऑनेस्ट ब्रोकर का मतलब ये है कि तमाम लोग आप पे एतमाद करें। ये दो रियासती हल जो है ये एक ऑनेस्ट ब्रोकरशिप, और उस वक्त हमास ने कहा था कि ये हमास तभी तो बनी थी, उन्होंने कहा था ये नहीं होगा आगे। अब मसला ये है कि ये वो दो रियासती हल करते 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 सीज़ फायर रमज़ान से पहले होगा, रमज़ान के बाद होगा, रफ़ा हमारी ये है, वो कुछ नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, करते करते इसराइल ने कर दिया भाई। और इसराइल कह रहा है कि वो जो एक शिपमेंट है कानून के मुताबिक, वो शिपमेंट हमारे पास इतनी है असले की कि हम इसको वो रुकेगी नहीं। अभी वो कानून वहाँ पास हो गया है और जनाब कांग्रेस है और ये है और वो है और पैसा बात दिए सारा हो रही है। अब आगे जनाब ये कि यूरोप और अरब ममालिक और वो इसको कैसे हैंडल करते हैं, OIC कैसे करती है इसको हैंडल, क्योंकि रफ़ा जो है, देखें रफ़ा का जो सिक्योरिटी क्राइसिस है वो इजिप्ट के ऊपर आएगा, वो जॉर्डन उसे कैसे हैंडल करता है, क्योंकि सारे मुल्कों ने हकीकतन, अच्छा इस बार हकीकतन ये चीट नहीं किया अमेरिका ने, नो, जो विलियम बर्न्स और लॉयड ऑस्टिन और ये सारे लोग जेन्युइनली चाह रहे थे कि एक एग्रीमेंट हो जाए, जेन्युइनली। लेकिन मसला ये है कि वो उसमें मतलब हमास ने, मतलब एक ट्रस्ट का इशू आ गया ना, एक ट्रस्ट का फैक्टर है ना बहुत बड़ा, हमास में तो बहुत ही बड़ा है। वो कहते हैं आप ही ने तो करवाया था पहले 2 स्टेट सोल्यूशन बनेगा, अब आप कहते हैं अच्छा ये आबादकार जो बैठे हुए सारे, आपने तो कहा था कि ये 3-4 सालों के अंदर फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है ये एक रियासत बन जाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो कोई चीज़ नहीं थी ना, असल तो ये था कि ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी 2-3 सालों के बाद एक फ़लस्तीनी रियासत होगी। ये था कैंप डेविड एकॉर्ड, या ये था जो एकॉर्ड हुआ था जॉर्डन के साथ। ये थोड़ी था कि वो ABC एरियाज़ में रहेंगे और ऐसे चलते रहेगा, वो तो कुछ वहाँ पर आबाद कर हो गए सारे, अमेरिका बैठा रहा। वो ये फिर एक दिन आया जो ये हमास वाक़या हो गया 7 अक्टूबर, और इससे पहले भी पक रहा था ये काफ़ी अरसे से। अब जनाब ये हो गया, ये तो ये डायनामिक चेंज हो गई सारी। अब इसमें जो है वो ये देखना है कि चाइना, रशिया, ये मैंने वही बात की ना, जेनोसाइड हो रहा है। यूरोप इसमें यानी ये हुतीस सब इस वक्त रुके हुए हैं और देख रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि सबकी कोशिश है कि ये जंग फैल ना जाए। मतलब ये फैल गई ना जंग अगर, जो कि अब इस वक्त देखें, इस वक्त उसने कहा है कि हम अपने उंगलियों के नाखूनों से, एग्जैक्ट ये वर्ड यूज़ किए हैं, उंगलियों से, मैं ये फर्स्ट गार्डियन दिखा दूँ, वी विल फाइट विद अवर पहली स्लाइड विद अवर फिंगर नेल्स। यानी ये नेतन्याहू कह रहे हैं, US थ्रेड जो आई है, उन्होंने कहा हम अपनी, मैं उंगलियों के नाखूनों से लड़ेंगे हम। और उन्होंने कहा साथ ही ये भी कि हाँ ये नाकामियाँ हुई हैं, फलां हुआ है, दिमाग ना हुआ है, सब कुछ हुआ है। सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात हुई है अभी, शौकरी जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की, इजिप्ट ने, कतर ने, बाकी मुल्कों ने। लेकिन ये है कि अब ये देखना है कि इसमें स्केप गोट कौन बनेगा, क्योंकि ये टॉक्स फेल हो गई हैं ना, तो ये अब कैसे फेल हुई हैं। मतलब अमेरिका हमास पे डालेगा, हमास इसराइल पे डालेगा, इसराइल अलग, ये मतलब इसमें अब स्केप गोट की, क्योंकि देखें इतने हाई लेवल पे ना टॉक्स का जाना और फेल हो जाना। अच्छा ये भी क्लियर नहीं है कि ये फेल हो गई हैं या ब्रेक हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वक्फा आ गया, मगर वक्फा कैसा आ गया जिसमें रफा पे अटैक हो गया, और बाइडन ने इंटरव्यू दिया और सबसे कहा कि मैं रमज़ान से पहले सीज़फायर करवाऊंगा। तो ये जो मामला है, मेरा ख्याल है कि अब इसको वक्फा लें, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसके असरात दुनिया पे क्या हो सकते हैं, क्योंकि उधर यूक्रेन की जंग भी फंस गई है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ बेंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। देखते हैं क्या होती है समाअत जी। और ये वो है जिसको मेरा ख्याल है कि इस तरमीम को ख़त्म कर दिया था
जो फैसला आया था बंजारा साहब के दौर में, तो देखते हैं कि क्या ये बेंच क्या करता है। ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये गज़ा के अब वहाँ से क्या जियो पॉलिटिक्स जन्म लेती है, क्योंकि अब इसमें ये कत्लेआम इस तरह हो रहा है। अच्छा, और अमेरिकन मीडिया इसको सबसे ज़्यादा अगर कहीं आवाज़ उठ रही तो अमेरिकन मीडिया में उठ रही है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप का मीडिया उठा रहा है, और वहाँ ज़ाहिर एहतजाज भी हो रहे हैं। और कई लोग जो हैं वो 60 की दिहाई से इसको, जब वियतनाम जंग के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स निकले थे, यंगस्टर्स निकले थे, उससे इसको तशबीह दे रहे हैं। और ये तो खूबसूरती है, ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वहाँ पे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि किसी एक सिस्टम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, और इसको मतलब है कि इसको मद्देनज़र भी रखना है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को, और ये इसको आप में ना मतलब हर सिस्टम जो है उसकी अपनी खामियां भी हैं और खूबसूरती भी है। अब उसमें यह है कि ये जैसे मैंने कल कहा ना कि बरतानिया ने कहा कि भाई हमारे लॉज बड़े सख्त हैं, हम अपने असले को इस तरह नहीं देते मुल्कों को, ठीक है ये। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो सऊदी अरेबिया, अच्छा सऊदी अरेबिया जो है वो एक बड़ी इसमें एक बड़े रोल के तौर पे इमर्ज हो रहा है। ना सिर्फ ये कि इसके ऊपर अल्टीमेट ब्लिंकन के साथ कौन बात करेगा, सऊदी अरेबिया करेगा, टर्की ने तो स्टांस लिया हुआ है बहुत खुल के, अरब मुल्कों से, यहाँ से कौन बात करेगा, सऊदी अरेबिया। और दूसरा ये कि यूक्रेन का जो मसला है उस पर आप देखें कि ज़ेलेंस्की भी राब्ते में है MBS से सऊदी अरेबिया में, और लेवरोव जो हैं जो रशिया के हैं उन्होंने जनाब बात की है वज़ीर ख़ारजा से, तो सऊदी अरेबिया कहीं पर इन्वॉल्व है, उस पीस टॉक का भी एक हिस्सा है, जिसको यकीनन चाइना की भी सपोर्ट होगी कि भाई आप मामला ठंडे करवाएं। शायद चाइना पे इतना लोगों को चूँकि इतराज़ होगा तो शायद सऊदी प्लान आगे चला जाए, अफ्रीकन यूनियन का भी प्लान है कि ये जंग कैसे ख़त्म होगी। इसी तरह से इसके ऊपर तो सारा का सारा मामला अमेरिका ने कहा था कि हम करवा के देंगे, तो अमेरिका यहाँ पर अब फंस गया आके, और अमेरिका यूक्रेन के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से या बाकी मुल्कों से कि आप इस जंग को ख़त्म करवाएं, क्योंकि वो जंग तो ख़त्म नहीं हो रही, और जंग इसलिए वहाँ पे ख़राब हो गया मामला कि खैरकीव का जो इलाका है, खैरकीव का इलाका जो है वहाँ पे शदीद लड़ाई हो रही है, शदीद लड़ाई हो रही है। और ये जो है ये यूक्रेन का दूसरा बड़ा, यानी कीव के बाद दूसरा बड़ा शहर है, ये सनती शहर है। अच्छा, सनती शहर है, और ये जो है इस तरह से है कि अगर आप इसको रशिया से देखें तो यानी रशिया इसके नॉर्थ ईस्ट में है, यानी शुमाल मशरिक में इसके रशिया है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस ये कि ये दूसरा बड़ा शहर है, और इसमें एक इशू ये भी है यहाँ का कि एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर और हब और ये सारा यहाँ पे भरपूर लड़ाई हो रही है इस वक्त। और ये जो शहर है इसको, एक तो मैंने आपसे बात की ना कि ये आप नक्शे में देखें तो ये बिल्कुल यानी केव एक तरफ है, नीचे ये ऊपर चला गया रशिया से, रशिया इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और ये एनर्जी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे है। यहाँ पे जनाब मुकम्मल इस वक्त जंग है, रशिया की कंप्लीट यहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसका एक तारीखी पस मंज़र भी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रशिया भी रहा है। ये पिछली सदी के शुरू में ये सोवियत यूनियन, जब ये सोवियत इनकलाब वगैरह आए हैं तो ये बाकायदा सोवियत रियासत, तो रशियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो रशियंस हैं उनको यूक्रेन वाले कहते हैं सेपरेटिस्ट हैं, तो यानी अंदर रशियंस बहुत हैं, यानी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो रशिया के साथ जाना चाहती है, कुछ कहते हैं यूक्रेन के साथ, तो एक अंदर भी एक लड़ाई हो रही है, यानी रशिया की ऑलरेडी वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो रशिया के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ लड़ाई हो रही है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उनको कत्ल करने की साजिश पकड़ी गई है, और उनका जो पर्सनल प्रोटेक्शन करने वाला यूनिट है, जो ज़ाती प्रोटेक्शन उनकी करने वाला है, उसका जो उनके जो साहब 2019 से उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, ज़रहिल रुद, अब ये ज़रहिल रुद को गिरफ्तार कर लिए, और ये जो है ये जनाब वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इनको गिरफ्तार किया, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कत्ल करने जा रहे थे। अच्छा, साथ ही जो यूक्रेन की तरफ से ऐलान हुआ है, उनकी तरफ से सरकारी ऐलान ये हुआ है कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो उनकी
स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने इसको गिरफ्तार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया। वो भी रशिया के साथ मिले हुए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, अपने चीफ को भी। और साथ ही ये खबर जो है ये इसकी तस्दीक की है डिफेंस इंटेलिजेंस वालों ने, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनका चीफ भी गिरफ्तार हो गया। ये सारे रशिया के साथ मिलके और जेलेंस्की को, मतलब जेलेंस्की के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बहुत बड़ा एसेसिनेशन प्लॉट जो है, जिसमें उनके जो स्टेट सिक्योरिटी और डिफेंस इंटेलिजेंस और साथ ही पर्सनल बॉडीगार्ड स्टेट जो वो तीनों जो हैं वो जनाब, तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की की एक पोजीशन बड़ी अजीब सी हो गई इस वक्त। इस जंग को ख़त्म नहीं हुआ, ये देखें, ये जंगें शुरू हो जाती हैं, ये ख़त्म नहीं। और रुथलेस वॉर, ये यूरोपियन वॉर्स इतनी रुथलेस हैं। ये जो हो रहा है इस वक्त गजा में, जेनोसाइड हो रहा है, यानी ये कोई जंग नहीं हो रही है, ये कत्ले आम हो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि दुनिया के सामने हो रहा है। और यूरोप की जो जंगें हैं, ये यूरोप की जंगें इतनी आज भी आप जाएं तो आपको टावर ऑफ लंदन और इधर और उधर मादाम तसाओ में जनाब वो सर कटे हुए जनाब उनके बादशाहों के और गिलोटिन के नीचे, और ये सारी बड़ी भयानक जंगें रही हैं। अब मसला ये है कि लेकिन वो जंग हो रही है। आज की महज़ब दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स, फलाना ढिमाकना, कत्लेआम हो रहा है गजा में। मतलब 10 लाख लोग वहाँ पे, ये आखिरी पट्टी रह गई थी जहाँ पे वो सारे जमा थे, और वहाँ पे उन्होंने इस वक्त जंग छेड़ दी है। करारदाद मंजूर हो गई है अक़वाम मुत्तहिदा से, लेकिन वो मैंने आपसे वही कहा ना कि करारदाद मंजूर हुई है, लेकिन उस करारदाद के नतीजे में चूँकि अमेरिका ने वीटो कर दी थी पिछली दफ़ा, मुकम्मल जो मुल्क बनाने की करारदाद दुनिया ने पेश की, तो अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया था। तो इसको उन्होंने जनरल असेंबली से करवाया है, यूएई ने और बाकी मुल्कों ने, कि वो कुछ राइट्स उनको मिलें ताकि वो हॉल में बैठें। तो हॉल में वो बैठ जाएंगे, साथ ही यूरोप के कई मुल्क उनको रिकगनाइज़ करने जा रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे इसका, जो मैंने कल भी कहा था कि आयरलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया, वो सारे मुल्क रिकगनाइज़ कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि रिकगनाइज़ करने से क्या कत्लेआम ख़त्म हो जाएगा? अभी तो पहली बात तो ये है ना कि इस कत्लेआम को रोका जाए और जंग को फैलने से रोका जाए। भाई शिपिंग लेन्स का इशू है, ये कहीं इसमें इराक दोबारा साकिन ना हो जाए। उसके बाद ये है कि कोई एसेसिनेशन ना हो जाए किसी जगह, कहीं पर मुजाहरे हाथ से ना निकल जाएं, हुक्मरानों के ऊपर दबाव है, फ़लस्तीनी मुजाहरे हो रहे हैं जनाब पूरी दुनिया में, कैंपसेस में लड़ाई हो रही है। तो इसको रोकना जो है, इसको रोकना तो बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर देखें, इजिप्ट और ये जो मुल्क है ना, मैंने आपसे पहले बात की कि इन्होंने बहुत संजीदा कोशिश की, सारे मुल्कों ने। मैं इवन कह रहा हूँ अमेरिका ने कोशिश की, अमेरिका ने कोशिश की इसमें कि ये जंग आगे ना फैले, लेकिन बाज़ दफ़ा वो अब फंस जाते हैं ना कि हमने बस एक, वो उनका ये जगह ही नहीं थी, उनकी जगह थी साउथ चाइना सी, उनका पंगा था और उनको पंगा है चाइना से। दोनों मामलों पे वो चाइना के डिपेंडेंट हो गए कि भाई अगर यूक्रेन का मसला हल होगा तो चाइना करवाएगा या सऊदी अरेबिया करवाएगा। यानी वो सऊदी अरेबिया जिसको वो कह रहे थे कि ये तो हम मतलब है कि बात नहीं करेंगे और पाबंदियां लगा देंगे, और तस्दीक कर रहे थे सऊदी अरब की तस्दीक, और बड़ा अजीब सा एटीट्यूड। वो ट्रम्प तो चेक लेके खड़े होते हैं ना, हमने वेपन्स दिए हैं तो पैसे दिए हैं, बड़ा एक सऊदी अरेबिया और टर्की और ये सारे, ये सबसे अच्छी बात है कि आपस में इससे सब एक हैं, इसके ऊपर आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही। और जो अंदर जो मौजूद हैं जो हिजबुल्लाह और वो भी नज़ाकत को समझते हैं कि ये हमने जंग, मतलब वो जवाब दे रहे हैं भरपूर, लेकिन ये कि जंग फैलने से रोक रहे हैं सारे, और लेकिन इसको रोकना भी है, क्योंकि इसको अगर रोकेंगे नहीं, जो मैंने कहा ना बाइडेन जामिया को तो ये जंग कहा जाएगी। ये मैंने आपसे कहा ना, इसराइली लॉबी भी खड़ी हो गई है कि अच्छा आपने असला बंद किया है इसराइल का, और उधर से जो फलस्तीनी हामी वो भी मुजाहरे कर रहे हैं। तो वो जंग फंसी हुई है, ये इधर से ये यूक्रेन की जंग फंसी हुई है, नेटो में आगे पीछे दाएं बाएं, अमेरिका के इलेक्शन में जा रहे हैं वो। तो मसला ये है कि अब इसमें इस पूरी सूरत हाल में दुनिया ने अपने आप को संभालना है, और पाकिस्तान की बतौर अगर हम देखें एक सिचुएशन को, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी आपने बिल्कुल एक बैलेंस चांस लिया हुआ है, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, अरब मुल्क, आप राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हुए हैं ये गजा के ऊपर। दूसरा ये है कि आपके जो ये साल के जो गुत्थे आपने सर पे डाले हुए अपने IMF के, उसके ऊपर आपने सख्त फैसले करके और जल्द निकलना है, लेकिन सख्त फैसले उस वक्त आप करेंगे जब एलिट कैप्चर खत्म होगा। अवाम उस वक्त अवाम देखेंगे ना कि एक मिनट ठहर जाओ, ये अल्ले तलल्ले खत्म हो रहे हैं। हम इन हालात में अगर $1 बिलियन
जबकि आप 1 बिलियन के लिए दुनिया में भाग रहे हैं, 1 बिलियन या 1.5 बिलियन के आप गंदम उठा लेते हैं कीड़ों वाली, तो ये तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना मामला। तो ये तो कुछ ना कुछ ये आगे, मैंने आपसे कहा ना कि वो वक्त आ गया अब कि आप ये अल्ले तल अल्ले, यानी लोगों के पास यहाँ पे जो है वो साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए जो है वो पैसे नहीं है। और आप जरा पाकिस्तान में चेक करें कि लोगों के प्राइवेट जहाज कितने हैं और कहाँ से आए हैं, प्राइवेट तैयारे और कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं और कितने अर्जे में। एक तो है ना सरकार के, वो छोड़ दें आप, जो गवर्नर का है या वजीर आला का है छोड़ दें, जो प्राइवेट जहाज है वो कितने यहाँ परेशान हो जाएंगे। इतने प्राइवेट जहाज, जैसे रिक्शा नहीं मंगवा लो, रिक्शे को मंगवा लो, तांगा मंगवा लो, प्राइवेट जहाज। तो बात यह है कि अब इसमें इस पूरी पिक्चर में आने वाले दिनों में देखना है ये है कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट हम कैसे ख़त्म करते हैं नेशन के तौर पे। बाकी जमहूरियत नॉइजी है, इसमें वो मतलब एक रहनुमा ने ये बयान दे दिया, दूसरे ने ये दे दिया, ये चलेगा तो फिर टॉक शोज भी चलेंगे ना जी। इतना तो होगा ना। वो उससे वो ये हो गया, उसने ये बयान दे दिया, मरवा सब नाराज हो गए, उन्होंने वो ये नहीं कहा, ये होता रहेगा, ये चलती रहेंगी चीजें। और ये जो है ना, हाँ बस रियासत के ऊपर जो है वो कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बाकी तो चलता रहता है। ठीक है, मरवत नाराज हो गए फिर मान जाएंगे, फिर नाराज हो गए फिर मान जाएंगे, चलता रहता है इस तरह। ठीक है, लेकिन एक खास हद तक वो लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।